friends, this is your host Vanda. Welcome to another episode of the Weekly Chakallers. आज हम 3 बड़े सवालों पर गौर करेंगे। नंबर 1, यूक्रेन द्वारा रशिया पर किए गए नए ड्रोन हमलों से भारत को क्या सीख लेनी चाहिए? क्या भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए तैयार हैं? सेकेंड, बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए देश में एक बहुत ही बड़े नीति की जरूरत है और जब इन्हें रिपोर्ट करने की बात आती है तो विरोधी दल बिल्कुल घबरा सा जाता है। क्या ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है या कुछ और तीसरा, जस्टिस त्रिपाठी द्वारा इंडिया के महंगे वकीलों पर उठाए गए सवाल पर अभी तक भारत सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है? तो ये सारे सवाल सिर्फ समाचार नहीं है बल्कि भारत के भविष्य से जुड़े हुए हैं। तो आइए इन पर खुलकर बात करते हैं बिना झिझक के और स्पष्ट तौर पर। तो अंकित, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हम लोग को डिस्कस करना है ये है कि जो अभी रिसेंटली यूक्रेन ने रशिया पर ड्रोन अटैक्स करे हुए हैं, तो अंदर उनके जो बॉर्डर वाले एयरबेस थे अभी तक से वहां पर तो वो सफल नहीं हो पाता था, लेकिन इस बार उन्होंने इंटरनल जो उनके एयरबेसेस है वहां पर अटैक कर दिए ड्रोन द्वारा और ये काफी बड़ा उनका नुकसान माना जा रहा है रशिया का। तो खैर, अब जो ये चीजें रशिया में देखते हुए मिली, रशिया जैसे कंट्री में, तो ये आप बताओ कि भारत के लिए भी अभी हम लोग बिल्कुल ऑपरेशन मोड में है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा था, पाकिस्तान से जो हमारा अभी झड़प चल ही रहा है, तो अब इसमें भारत को क्या लेसन्स लेने चाहिए? तो खतरा हमारे लिए भी हो सकता है, ऐसी टाइप की चीजें इंडिया में भी हो सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस अटैक की खासियत ये थी कि जैसे बॉर्डर पे कोई भी अटैक करता था यूक्रेन, तो वो रशिया उसको रोकने में या काउंटर करने में कैपेबल था। लेकिन ये मतलब कि थाउजेंड ऑफ किलोमीटर अंदर जाके पेनिट्रेट करके मारा गया। और ये ऐसा नहीं कि वो ड्रोन जो है यूक्रेन से फ्लाई करते हुए वहां तक गए, मतलब उसको ट्रक से पहले ट्रांसपोर्ट किया गया है और उन बेस जो वाले जो एरिया से वहां पे इनको डिप्लॉय किया गया किसी तरीके से, जो भी उनके सपोर्टर्स होंगे। और उन लोगों में भी हाँ, मोल्स रहे होंगे और उन लोगों ने वहां पे उसको लोकली ऑपरेट करके उसको हिट किया। तो अब इस चीज का मतलब एक तरीके से इंटेलिजेंस की फेलियर है और शायद रशिया ने ऐसा एंटिसिपेट भी नहीं किया होगा कि भाई इस तरीके के काम भी हो सकता है। जैसे मतलब इंटरप्ट कर, सॉरी फॉर इंटरप्ट, लेकिन अभी जैसे रशिया में आप बोल रहे हो एंटिसिपेट नहीं किया कि बॉर्डर पे वो वहां पर 80% एटलीस्ट वहां पर वो जो है कर लेता था एयर डिफेंस के थ्रू, जो भी ड्रोन्स वगैरह, जो भी इनके मिसाइल्स वगैरह आते थे वो प्रोटेक्ट कर लेता था। लेकिन जैसे रशिया बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि अंदर तो सवाल ही नहीं उठता, यूक्रेन का हो ही नहीं सकता। ऐसे इंडिया में भी यही बात होती है। जैसे हम लोग हमेशा पॉडकास्ट में भी हम लोग कई बार पिछले बोल चुके हैं कि अरे वो बॉर्डर तक के तो ठीक है, उस पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल एक, आप इसको उससे रिलेट करो जो भी इसराइल में पेजर अटैक हुआ था। हाँ, जो बिल्कुल इसराइल ने हाई वहां पे टेक्नोलॉजी, बिल्कुल हाँ, हमास ब्रिलियंट। के जो हाँ लीडरशिप थी उसको हाँ, पेजर से उन्होंने काफी किया अभी था शायद अटैक। लास्ट ईयर गर्मियों की बात है। तो ये तो बिल्कुल जो यूक्रेन ने जो किया वो एक तरीके से हाई टेक्नोलॉजी, ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी वाला उन्होंने इस बार प्रोसेस यूज किया और 1.5 साल से चल रहा है। तो ये इंडिया में भी हम लोग ऐसी बात करते रहते हैं, तो ये हमें तैयार है इन सब चीजों के लिए हाँ, ऐसे। देखिए, मतलब एक तरीके से मतलब वैसे ठीक है, वैसे सकता था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो कुछ भी मतलब आप जिसको भी सपोर्ट करते हो उसके हिसाब से देखो। लेकिन इंडिया के लिए एक इससे लेसन जो है लर्न करने वाला एक इवेंट है कि इंडिया के अंदर भी भाई जो रशिया में भाई बिना लोकल सपोर्ट के वो चीज नहीं हो सकता था। जैसे पहलगाम वाला भी अटैक हुआ है कश्मीर में, हाँ। तो वो भी बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकता। तो वैसे ही अब इंडिया में तो भाई बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मतलब अब पकड़ में आ ही रहे हैं कि बहुत सारे मोल्स हैं, जासूस हैं या जो सिंपथाइजर हैं और स्लीपर सेल वाले हैं। तो रशिया से ज्यादा इंडिया में हाँ, होंगे। और ये बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। इनको डिफेंड करने के लिए पूरा एक इकोसिस्टम भी है कि अगर ये पकड़ में भी जाते हैं तो इनको पूरा डिफेंड कर सकते हैं। और इनके वैसे गेटोज हैं उस तरीके के इलाके जहां पे पुलिस तक भी नहीं जाती, तो इसका मतलब वो अंदर कुछ भी कर रहे हो आपको पता नहीं चलेगा। और दूसरा ये कि जो इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, जैसे मान ली कि रेलवे ट्रैक्स है या जो हाईवेज है, अगर आप उसके किनारे नोटिस करो तो इनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। रोहिंग्या है या जो कोई भी है, मतलब जो एंटी नेशनल कम्युनिटी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो अंडरस्टूड है। तो वो लोग मतलब कि ऐसे एरिया में बहुत ही स्ट्रेटेजिकली उन लोगों ने अपना एक बसेरा बना के तो रखा हुआ है। उन्होंने बस्ती बस्ती तो अब इससे आप प्रॉब्लम आप सोचो सिचुएशन की, मान लो कि इस तरीके का कोई सिचुएशन आती है इंडिया में और मान लिया आर्मी का मूवमेंट हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सारी आर्मी बॉर्डर पे बैठी रहती है, भाई उनके अलग अलग कैंप्स होते हैं, वहां से वो उनको डिप्लॉय किया जाता है। तो भाई वो रेलवे लाइन से जाएंगे, भाई उनकी ट्रेन जाएगी या वो हाईवे से उनके व्हीकल्स निकलेंगे, और या तो जो है भाई एयर से किया जाएगा।
अब इन सब जगह पे अगर मान ली कि इस तरीके के लोग हैं, इन्होंने छोटे मोटे ऐसे अटैक किए, तो आर्मी उस समय किससे लड़ेगी? ऐसे लोकल लोगों से लड़ने में अपना एफर्ट्स डालेगी। और मान ली, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आर्मी ये प्रिपेयर होके चल रही होगी, इस तरीके का हो सकता है कि वो सारा सिस्टम लेके चल रहा हो कि लोकली ऐसा कुछ होता तो हम उसको डिफेंड कर पाएंगे। भाई वो तो एक तरीके से अनप्रिपेयर्ड होगी इस चीज के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है, और इस पे मोदी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इसको कैसे क्लियर करा जा सके, कि मतलब कि अगर इस तरीके कुछ हो गया तो सच्ची बहुत ज्यादा नुकसानदायक चीज होगी। इंटरनल अंदर घुस के, जैसे अभी तक से तो टेररिस्ट वगैरह उनका, जैसे वो कह भी रहे हैं रशिया की टेररिस्ट अटैक है, खैर वो है नहीं टेररिस्ट अटैक, वो तो सारी चीजें धीरे तो धीरे ऑलरेडी खुलकर वॉर आएंगी। में है, वॉर तो में है। हमारा भी सेम चीज ऐसे ही बोल देंगे हम लोग, वॉर में है कि टेररिस्ट अटैक है, तो उसका जैसे पाकिस्तान बोलता रहता है उसमें हमारा लेना देना नहीं। मान लिया जैसे अभी टेररिस्ट AK-47 वगैरह यूज करते हैं, अब तो ड्रोन वगैरह बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। असेंबल करने की बात क्या रही, वो तो अंदर घुस ही जाते हैं भाई, हाँ कश्मीर में भाई घुसे है ना वो अंदर। भाई पहले भी सोचिए कि जो ये होते थे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते थे जो इंडिया में, हम्म, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो एकदम जो है लास्ट मोमेंट पे कोई बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा हो और उसने आके किया हो। हाँ, भाई पहले से घुस जाते घुस थे, वो जाते अपना हैं। पूरी प्लानिंग करते थे, लोकल लोगों को इन्वॉल्व करते थे उसमें, उनके स्लीपर सेल वाले, और उनके थ्रू वो सारा सारा इस तरीके के जो ब्लास्ट वगैरह है इम्प्लीमेंट करते थे। तो वही चीज मतलब कि ठीक है, अब आपको जाके बॉम्ब भी नहीं रखा, आप अपने घर पे रखे रहो ड्रोन, उसी को उड़ा के जाके कहीं पे भी कुछ भी मार दो स्ट्रेटेजिकली। तो ये सोचने वाली बात है कि बहुत ही अभी सीरियस इंडिया मैटर को है। मतलब इससे सीख ले लेनी चाहिए लेसन कि ये भी हो सकता है। और एक अच्छी चीज हुई ना इंडिया के साथ कि जैसे यूक्रेन और रशिया में जो वॉर था, मतलब 4 साल से जो चल रही है, तो उसमें इन लोग का जो ट्रेड था वो नहीं बंद था, ट्रक्स वगैरह आ जा रहे थे। अभी भी इतने हमले के बाद भी हाँ तो ट्रेडिंग भाई अगर जारी है। सोचिए कि कोई चीज, मैं जय मान ली कि ड्रोन्स अगर स्मगल हुए हैं हम्म, यूक्रेन से रशिया में, हम्म, और ट्रक के ही थ्रू गए हैं, तो ऑब्वियसली वो बॉर्डर पे मूवमेंट होगा उस तरीके का, हाँ, कि ऐसी चीज है कि वो इधर उधर आ कंटेनर्स जा में रही होंगी। पूरा हाँ फिट कर दिया है काफी। आप उसके देखो प्रॉपर, वो तो खैर एक अलग से मुद्दा हो गया, लेकिन उन्होंने ट्रक के अंदर कंटेनर्स और कंटेनर्स में कंपार्टमेंट बनाए, कंपार्टमेंट में ऊपर ड्रोन्स जो है पूरे सेट करे हैं हाँ। और और फिर जाके वहां पार्क इंडिया कर दिए में हैं। इंडिया में ये सारी चीजें मतलब कि अलार्मिंग इसलिए और ज्यादा है क्योंकि जो इजिली कर पूरा जो लेंगे। सिस्टम है, मान ली कि ऐसा कोई मूवमेंट हो रहा है, मान ली कि इस तरीके की चीज स्मगल हो रही है, तो उसको जो चेक करने वाले या रोकने वाले जो डिपार्टमेंट है, जैसे मान ली कि ट्रैफिक बाय पुलिस ऑफ है, जल्दी और है। उनको अगर मतलब कि ब्राइब करना बहुत ईजी है, बहुत। जो कि आमतौर पे देखा भी जाता है कि ऐसा होता है हर चीजों में। तो यहाँ पे तो मतलब कि रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा है, तो और इस मुझे लगता है कि इस पे इंडियन गवर्नमेंट को सीरियसली सोच के कुछ प्लानिंग करके नहीं, वो तो इसको कर रही तुरंत होगी। वॉर स्केल पे उसको इम्प्लीमेंट हाँ, करना चाहिए। लेकिन इंडिया ने एक अच्छी चीज करी कि ट्रेडिंग पाकिस्तान के साथ अभी तक मतलब लेकिन पूरी खत्म कर रखी नहीं, है। लेकिन ये आप काफी बात, अच्छी चीज हो गई हमारे वो साथ। बात तो ठीक है, वो तो पहले ही होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान से डायरेक्ट इस समय कोई लेना देना ही नहीं होगा ऐसी सिचुएशन में। भाई उनके तो स्लीपर सेल, उनके जो भी लोग हैं वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना मतलब इंडिया हाँ, में। अगल बगल तो कहीं से उनको भी कहीं से नेबर से भी आ सकते नया हैं। सिस्टम ला के इम्प्लीमेंट नहीं करना है, वो तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज करके वो उसको कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। तो ये एक बहुत ही ये बड़ा चैलेंज है, और मुझे लगता है कि इससे कान खड़े हो गए होंगे मोदी गवर्नमेंट के, हाँ, और वो अपने इस आप पे में कुछ तैयारी तो शुरू स्टेप्स करें। लेंगे। हाँ, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम तो इसमें केपेबल है, उसने सबसे पहले अलर्ट, वो अलार्म उसको आ गया होगा। तो ये एक सब भारतीय के मन में एक चीज है, क्वेश्चन। अब जैसे ये यूक्रेन वाली में अभी आपने बात कही कि हमारे अंदर स्लीपर सेल्स या कह सकते हो घुसपैठिया वगैरह हमारे ऑलरेडी इंडिया में है अंदर, हमें कहीं बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। तो उसी को देखते हुए अगर हम इलीगल इमिग्रेंट्स या रोहिंग्या की बात कर लें या बांग्लादेशी बात कर लें, तो ये हमारे मतलब करोड़ों में इंडिया में घुसे हुए हैं, और अभी के नहीं है, सालों से घुसे हुए हैं। अभी अमित शाह जी ने निकाला, मतलब एक बोल दिया है कि आप इनको डिपोर्ट करना शुरू करिए, और शुरू भी हो गया है। ये असम और गुजरात में शुरू हुआ, धीरे धीरे दिल्ली और इधर यूपी और नहीं, वो मध्य प्रदेश और पूरे राजस्थान सारे चलेगा। स्टेट्स को डायरेक्टिव है वो। हाँ, नहीं डायरेक्टिव है, लेकिन अभी असम और गुजरात में हाँ बिल्कुल चल रहा है, और अभी दिल्ली तक की आया नहीं है, तो बहुत जल्द आ जाएगा। सारे स्टेट्स को बोल दिया, जिसकी पुलिस बोल रहे हैं कि अगर जो है ये अगर वो फेवर नहीं करती है तो फिर हम अलग से टास्क फोर्स बनाएंगे उसके लिए। अच्छा काम किया उन्होंने, ये भी बोल दिया कि जैसे नक्सल्स को हमने बिल्कुल हटाया, वैसे ही हमें इनको हटाने की जरूरत है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम और दर्द हो रहा है ऑपोजिशन और विरोधी दल के पेट में। भाई इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इंडिया के हित में ही ये काम हो रहा है। आपका, आप अपोजिशन में बैठे हुए आप सवाल कर सकते हो, आपका राइट है, लेकिन जो इंडिया के हित में जो चीजें हो रही हैं, आप उसके विरोध में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पहुंच जाते हो कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, रातों रात औरतों को और बच्चों को जो है कैसे उठा उठा के आप कर सकते हो, भगा सकते हो।
उसमें जाकर वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट में काफी केसेस लेके। तो इसमें हम क्या मतलब इसको कैसे देखा जाए? देखिए, ये जो भी इलीगल आते हैं तो ये पूरा एक सिस्टम इनका बना हुआ है कि लोग बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आ रहे हैं। तो पूरा इकोसिस्टम होगा बॉर्डर से लेके वो जहाँ तक फैले, मतलब इवन कश्मीर, केरला और एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम गुजरात तक पहुंच चुके हैं। तो वो हर जगह उन्होंने अपने सेटलमेंट बना के रखे हुए हैं, उनको फेक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स दिए जा चुके हैं, वो वोट भी करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, वो वोट किसको करेंगे? जो उनको सपोर्ट करेगा। उनको भाई बीजेपी मान ली सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन बाकी जो पार्टी सपोर्ट करती है तो उनके लिए ही वो वोट करते हैं। अब वो उनका एक वोट बैंक बन गए हैं, तो उनकी एक लायबिलिटी बन गई कि भाई ये जो इनको इतनी मेहनत करके जो हमने बसाया, अपना एक वोट बैंक तैयार किया हुआ है, जिसके भरोसे वो जो भी उनको चुनाव में बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसको इंटैक्ट रखना है। तो आप अगर मान ली उस पर जो है कोई लात पड़ रही है, जैसे मोदी गवर्नमेंट उस पर कुछ एक्शन ले रही है कि इनको सबको आइडेंटिफाई करके और डिपोर्ट किया जाए, जिनकी संख्या आज की डेट में एस्टिमेटेड है कि 6-7 करोड़ है। अब वो एक्चुअल में क्या नंबर होगा तो गवर्नमेंट को अच्छे से पता होगा, लेकिन अब इतने लोग को आइडेंटिफाई करके अगर निकाला जाएगा, आप सोचिए कि आपके वोटर बेस में से और जो बल्क में आपके लिए वोट करते हैं 5-6 करोड़ लोग अगर कम हो जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट किसको होगा? तो ये अपोजिशन पार्टियों के लिए चुनाव में मतलब काफी तो बस नेगेटिव खाली इनका ये सिचुएशन। वोटर बैंक की पॉलिटिक्स है या और भी कुछ देश के लिए और जैसे काम, नहीं, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे उनके मुद्दे नहीं सफल हो पाएंगे, भाई वैसा भी कोई मेन रीजन तो है? देखिए ये है। दूसरा एक ये भी होता है कि जैसे बाहर से, जैसे मान ली कि जो एंटी इंडिया जो भी फोर्सेस हैं वर्ल्ड की, जो जिसको डीप स्टेट बोलते हैं, तो वो अपना काम फिर वही बात आती है कि वो डायरेक्ट तो आके करेंगे नहीं कोई चीज इंडिया में कि केओस फैला रहे हैं या कोई भी जय मतलब की इंस्टेबिलिटी ला रहे हैं। वो जो इस तरीके की अपोजिशन पार्टी या जो कोई भी इंडिया के अगेंस्ट काम करने को रेडी होगा कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए, उसकी वो फंडिंग करते हैं। तो फंडिंग भी ऐसा नहीं कि उनको बस सिर्फ पैसे दे दिए गए, कुछ उसके जो प्लान्स होते होंगे कि हाँ ये एक्शन करना कि भाई ऐसे इलीगल लोग को लाके बसाएंगे जो कि मौका पड़ने पे कुछ भी उत्पात मचा सकते हैं या कैओस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम है, तो उनको फंड भी उसी नाम पे मिलता होगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये खाली वोट बैंक पॉलिसी है, हाँ। मतलब काफी मंसूबे उनके चकनाचूर हो जाएंगे भाई यहाँ से अगर ये डिपोर्ट करे जाएंगे काफी हद तक की जो क्योजेस। अब जैसे आप अभी ले लो ना, 2 रोहिंग्या के केसेस को लेके कपिल सिब्बल जी और ये सब बड़े बड़े जो वकील निकल आते हैं, अब रोहिंग्या उनको क्या फी दे रहा है? हाँ, तो वो पट्टी में रहने वाला इतने बड़े वकील अगर उनका लड़ रहे हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है? अब वो कहें कि हम बिना फीस के लड़ लेते हैं, नहीं, तो अब ये तो देखिए बिना फी के तो कोई फ्री इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं होता। नहीं, फ्री होता भी नहीं। आप ये सोचो ना कि एक रोहिंग्या जो इलीगल है, जो घुसपैठिया है, आप उसके लिए फ्री लड़ रहे हैं, और क्या जो तमाम गरीब है भारत में भाई तमाम फी नहीं दे सकते? कितने सारे केस है, कितने सारे लोग, और उनको आप ना सपोर्ट करके कितने सारे केसेस है, तो आप सिर्फ रोहिंग्या का केस लड़ रहे हो। हाँ, तो ये फंडिंग वाली चीज बाहर से, वो वही चीज है कि बाहर से फंडिंग भी हो रही, प्लस वो उनका अपना वोट बैंक भी है, और उनको जो भी चीजें की जो अराजकता फैलानी रहती है स्ट्रीट लेवल पे, तो वो इन्हीं लोग के थ्रू कराते होंगे। प्लस ये जो इलीगल आए हैं इमिग्रेंट्स, भाई जिसने उनको डॉक्यूमेंट बना के दिए होंगे, जो पूरा सिस्टम होगा या अपोजिशन पार्टी वाले या मान ली कि बंगाल में जो है टीएमसी ये सब करती है, तो उन लोग को पता तो होगा कि ये कौन लोग हैं, तो इनसे वो मनी कलेक्शन भी होता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वोट बैंक की सिर्फ बात हो रही, वो तो है ही है, वही सवाल था। क्योंकि अब आप सोचिए कि जैसे होता ना कि हफ्ता वसूली वाली चीज, कि भाई इनको इलीगल काम करने के लिए बसाया गया, ये इलीगल काम करेंगे और इसके बदले जो भी सिस्टम है वो इनसे पैसे हटेगा। अब आप सोचिए कि कुछ तो साल मतलब पहले की बात है पूरी कि प्लॉटिंग है हाँ, इन लोगों बिल्कुल की। कुछ साल पहले की बात है कि नोएडा में कुछ तो वो जो मेड्स वगैरह वो सारे बांग्लादेशी थे वहां पे, तो किसी एक को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया, उसको जो पुलिस में डालने की बात हो रही थी, तो इन लोगों ने पूरा वहां पे अटैक कर दिया, पूरा बांग्लादेशियों का, मतलब एक समझे कि ग्रुप था, और उसके वीडियोस है आज की डेट में भी। तो अब वो इतना बड़ा ग्रुप होगा, तो वो वहां का जो भी लोकल एमएलए होगा या जो भी सभासद वगैरह होगा, उसको वो सारा पैसा देते होंगे, ऐसे वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये आप सोचिए कि कई लेवल पे मतलब उसके बेनिफिट्स हैं इन अपोजिशन पार्टीज को। जो है कोटों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं कि काफी सारे पानी फिर जाएगा कई सारी एक्टिविटीज पे इन लोगों का। वो सिर्फ हम लोग एक लेके बैठ जाते हैं कि वोट बैंक तो है ही है, लेकिन जो जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ था कुछ दिन पहले जो सरकार गिरी थी, तो ये लोग क्या करेंगे कि बढ़ाते जाओ संख्या में। हाँ, इधर जैसे हिमाचल में, असम, गुजरात, असम में हो रहा है, वो तो उनकी डेमोग्राफी तो भर जाते हैं ये लोग आकर, और भरने के बाद फिर अपना
सारा ये जो खिलवाड़ करते हैं, तो अब अब वही चीज डेमोग्राफी चेंज माइनॉरिटीज, हाँ ऐसे ही तो होती है, तो ऐसे, जो यही कश्मीर में हुआ, वही हिमाचल में हुआ, केरला, हाँ बंगाल, असम। जम्मू के बॉर्डर लाइन पे पूरे भरे हुए हैं। अब वहां पर आप सोचो एयर डिफेंस और एयर का मतलब खतरा हाँ है। तो वो तो रिस्क तो है ही है अब, कि गवर्नमेंट अगर इस पे, मतलब मुझे तो लगता है कि काफी देर कर दी इन लोग ने इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में, इनको तो बहुत ये पहले एक्टिव हो जाना सारे चाहिए था। सवाल भारत के भविष्य से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत आम चीजें देखने में लगती हैं कि अरे क्यों रात में औरतें सो रही हैं वो गोद में लेके, अरे नहीं, लखनऊ में वो तो हम लोग विक्टिम ने कार्ड देखा वाली है बात कि है। कैसे वो भीख मांगते हैं, तो कैसे भरे वो पूरा, जैसे कार निकलती है कैसे छा जाते हैं आकर। वो सारे मतलब यही जो पूरा बेगर्स हैं, या आपके जितने उस तरीके के मेड वाले काम है, या जो बिल्कुल गंदगी की कूड़ा बिनने वाले काम है, कबाड़ी वाले, ये यही लोग हैं। और तो फिर इनसे चोरी सब भी यही लोग करते हैं, बड़े बड़े रेकी भी यही करते हैं, बिल्कुल, गैंग से भी मिले होते हैं, तो खाली छोटे क्राइम से लगा के बड़े तक की सारा काम यही घुसपैठिए मतलब है। समझिए एक तरीके से क्राइम और हर चीज के लिए ग्राउंड वर्कर है अपोजिशन पार्टी के लिए, कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो उनको एक्टिवेट करके वो तो सारा खैर चीजें अमित कराते हैं। शाह जी ने ये बहुत बड़ा देर कर दी, लेकिन फिर भी ये है कि अभी तो चलिए, उनका देर पूरा आए दुरुस्त है, कि अब मुद्दा है चलिए कि स्टार्ट किया है तो। खत्म करना है। तो बेटा और बांग्लादेशी को भी खत्म कर देना चाहिए, इनके तो हाँ उनको भी निकालना मतलब शुरू कर देना जो चाहिए। जो अभी रूल है, सारे स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि आप सारे इलीगल जो भी हो, वो कोई भी हो, हाँ शायद, मतलब वो चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे हाँ रोहिंग्या हाँ, हो, पाकिस्तानी हो, इवन कोई वेस्टर्न वर्ल्ड का भी हो, बहुत सारे ऐसे लोग वो भी आके बसे रहते हैं बिना उसके, तो सबको आइडेंटिफाई करिए, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उसको सबको डिपोर्ट करिए। तो भारत ऐसा देश है जहाँ पे वीजा एक्सपायर हो गया, लोग सालों से पड़े हैं, और एक दो साल नहीं, भाई हर चीज के लिए। यहाँ आप बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते, वहां पर आप जो है वीजा एक्सपायर है तो आप हाँ तो सालों वो से तो पड़े हुए हो। धर्मशाला तो बना के रखा ही हुआ सारे पार्टियों ने हाँ तो मिलके। वो भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो ये सारे मुद्दे जो इंडिया के भविष्य से जुड़े हुए हैं, और मेरे ख्याल से ये आने वाले टाइम पे बहुत इम्पैक्ट करने वाले हैं। इन सब चीजों को अगर लेकर सरकार स्ट्रिक्टनेस कर रही है तो बहुत अच्छे काम कर रही है। अच्छा, अब तीसरे मुद्दे पे आते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जो चंदन गुप्ता केस था, उसमें जस्टिस त्रिपाठी ने बहुत ही अच्छा फैसला दिया। वो 28 के 28 जो भी वो थे, क्या कहते हैं उसमें, यादी। अभियुक्त थे जो, वो उनको पूरा जीवन कारावास हो गया। तो आज की डेट में ये कहा जाता है कि 28 लोगों को एक साथ उम्र कैद मिलना अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक है, और ये एक इंटरनेशनल मुद्दा होना चाहिए जो कि अभी तक से नहीं हुआ। मेरे ख्याल से बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा, न्यूज देखिए, पढ़ी जहाँ जहाँ होगी। हिंदू की बात आती है तो हाँ, वहां पे चीजें हाईलाइट नहीं होती और कभी ये भी। उन्होंने बोला कि कायदे से देखा जाए तो ये एक इंटरनेशनल मुद्दा होना चाहिए कि 28 लोगों को एक साथ आपने जीवन कारावास दिया। सबसे पहले तो उन्होंने ये अपील करी कि होना चाहिए, कायदे से देखा जाए। दूसरी उन्होंने बोला कि ऐसे केसेस में जो ये महंगे वकील जो लड़ते हैं, भाई पहले बात तो है तो कोई लड़ना नहीं चाहिए, कोई भी एजेंसी हो कुछ भी हो, ऐसे केस में क्यों भाई, वो 26 जनवरी को सिर्फ झंडा यात्रा निकाल रहा था, जो सबका हक है और सब निकालते हैं, कोई क्राइम नहीं कर रहा था। आप उसमें तो कोई बनता ही नहीं है कोई चीज, आप क्या सपोर्ट करने उसको आए थे? कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा था, झंडा लगा, झंडा यात्रा निकाल रहा था सिर्फ वो अपनी, वो भी रिपब्लिक डे के दिन। तो उन्होंने कहा कि ऐसे केसेस में जो महंगे वकील आप लड़ते हैं, तो इनकी फीस कौन भरता है? उन्होंने कई सारे एनजीओ के नाम भी लिए, कुछ तो हेडक्वार्टर्स अमेरिका में और यूरोप में, मिडिल ईस्ट में भी स्टैब्लिश है इनके हेडक्वार्टर्स, बाकी तो एक दो भारतीय भी हैं। तो एनजीओ की बात कर रहे हैं, इनकी फंडिंग कहाँ से आती है? मतलब उन्होंने किसी के इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं उठाया, ना किसी को दोषी ठहरा रहे थे, सिर्फ वो उन्होंने अपील करी, लेकिन उस पर अभी भी भारत सरकार चुप्पी साधे हुए कुछ भी नहीं बोली उस मामले पे। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि जो उनकी फी है वकीलों की, वो उन्होंने बोला कि आप ट्रांसपेरेंट रखो, उस पर भी कोई कुछ कहीं से भी किसी का कोई कुछ रिप्लाई नहीं। तो इस पे भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं आगे कि ऐसा क्यों, हमारे देश में ही क्यों। देखिए, इसमें आप कोई भी ऐसा मुद्दा उठा के देख लीजिए जो एंटी नेशनल हो या एंटी हिंदू हो, आप कोई भी मैटर उठाइए, उसका केस कोर्ट में लेके जो जाते हैं और जो वहां पे वकील लड़ते हैं, उसमें वही आपको जय मतलब कि कुछ वही गिने चुने चेहरे आप हमेशा नजर आएंगे, कि कपिल सिब्बल होंगे, आपके अभिषेक मनु सिंह भी होंगे, इस तरीके के जो भी कांग्रेस पार्टी से जो पहले अलाइन रहे हैं या अभी हैं, वही सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। और अगर देखा जाए तो इनकी फी मतलब एक एक उनकी अपेयरिंग की अच्छी खासी फी होती है, लाखों में। अब वो पैसा कौन दे रहा है? ऐसा तो है नहीं कि ये सारे लोग फ्री में केस लड़ रहे होंगे, इनके पास इतना फ्री टाइम है कि फ्री के केस लड़ रहे होंगे। भाई वो तो कोई ऐसा सोशल कॉज के लिए तो बैठे नहीं है। आप उनसे पूछने जाओगे तो वो यही कहेंगे, हाँ ठीक है हमने बिना पैसे के लिए लड़ लिया। लेकिन वो क्यों लड़ोगे? पहली बात तो आप तो इस तरीके के केस में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए, कि जो एकदम दिख रहा है कि हाँ एंटी नेशनल, जैसे मान लीजिए कि रोहिंग्या इलीगल उनको भगाया जा रहा है,
तो आप जो है इनका केस लेके क्यों गए सुप्रीम कोर्ट में कि भाई उनको हाथ पैर बांध के वहां समुद्र में फेंक दिया गया या उनको रात में उठा के लेके जा रहे हैं। आपको इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए, जो इलीगल है उसको उठा के डिपोर्ट करें, हम कैसे भी करें, उससे आपसे क्या मतलब। लेकिन अब 5-5 6-6 मतलब कि इस तरीके के वकील जिनकी लाखों में फी है, वो आके वहां पे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जहां भी जरूरत होती है वहां पे बैठ के पूरा टाइम देके लड़ रहे हैं। तो ये पैसा कौन दे रहा है भाई? बाहर से वही वही फंडिंग हो सवाल रही है। उठाया हाँ, उन्होंने। तो जय मतलब कि अब ऐसा तो है नहीं कि जय कोई गवर्नमेंट के पास सिस्टम है कि जिससे ये ट्रैक हो सके कि इनको कौन फंड कर रहा है, इनका केस क्यों लड़ा जा रहा है। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सजेशन दिया जो मुझे लगता है कि बहुत ही एक वैलिड चीज है कि सारे वकील इनकी जितनी भी फी है ये डिजिटल होनी चाहिए कि ट्रैक करने के लिए कि भाई आपने इतना जो आप केस लड़ रहे हो, तो अगर आप मान लो क्लेम करते हो कि हमने फ्री में लड़ा, तो गवर्नमेंट के पास ट्रैक होगा या वो कहीं से भी हिस्ट्री निकाल सकता है कि किस वकील ने कितना लड़ा। फिर उसके पास पैसा अगर मान ली उससे ज्यादा आ रहा है तो कहाँ से आया, मतलब कि वो पूरा ब्लैक मनी है कि आपको इस तरीके से जय कि मतलब अनअकाउंटेड आपको कैश दिया जा रहा है या कोई फंडिंग हो रही है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस तरीके के मैटर आप उठाओ, कोर्ट में लेके जाओ, गवर्नमेंट के लिए ब्लॉकर्स क्रिएट करो अननेसेसरी। अब ये कि गवर्नमेंट भी इस पे मतलब अभी तक चुप्पी साधे, उन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। ये अपने आप में वैसे बहुत ही बेकार बात है कि मतलब ऐसा उन्होंने अब तक क्यों नहीं किया। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि हमको करप्शन खत्म करना है, आप जो है नोटबंदी करते हो, तमाम तरीके के मेजर्स लेते हो, लेकिन जो एक ऐसा सिस्टम है जो आपको पता है कि पूरी तरीके से सड़ चुका है जुडिशरी, कि मतलब वहां पे जजेस के लेवल पे भी काफी अच्छा खासा करप्शन है। अभी जैसे वो जस्टिस वर्मा थे, उनके घर में वो मतलब नोटों के बंडलों की उसमें आग लग गई, इतना मिला, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, सबका वीडियो है। तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ जज पैसा ले रहे होंगे, मान लिए वहां पे भाई वकील और जज की सेटिंग होगी तभी तो वो ब्राइब एक आदमी देगा दूसरा आदमी लेगा। तो ये सारा पैसा अगर पूरा डिजिटल कर दिया जाए कि आप डिजिटल ट्रांजेक्शन ही कर सकते हो, आप ले ही नहीं सकते कैश में, तो ये अब फिर सारे लोग फंसेंगे। लेकिन ये कि गवर्नमेंट इस तरीके का स्टेप लेगी तो अब ये सारे लोग बवाल काटेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तुरंत कह देगी कि नहीं भैया ये सब नहीं होगा। वही है कि मोदी गवर्नमेंट थोड़ा सा एक विल पावर दिखाए कि ऐसे उनके पास पावर्स हैं कि वो चीजों को कि जैसे शेड्यूल 9 वगैरह में डाल के कि हाँ भाई जिसको आप जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आप इस तरीके के रूल लेकर आओ कि ये करना पड़ेगा और फिर वो कोर्ट भी इसको नहीं सुन सकती एक तरीके से। अभी लास्ट ईयर की बात है ना, 2024 में रोहिंग्या के बच्चे हाँ वो देखिए ओके, हाँ कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं उनको कहा जा रहा है कि पढ़ना है। अब ऐसे केसेस आप ले रहे हो और फिर कह रहे हो कि हम फ्री में कर रहे हैं। अब वही वही जैसे पहले भी कहा कि फ्री में तो बहुत सारे गरीब है इंडिया में, आप उनका कर दो ना। तो उन बाकी लोग के लिए, आम हिंदू के लिए आपको पैसे कोई नहीं देगा ना, तो आप क्यों? इलीगल जो हमारे देश के नहीं है, आप उनके लिए, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे कितना गरीब होगा जिनके बच्चे आज भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, और कुछ वजह से तो ऐसे नहीं जा पाते जिनके डॉक्यूमेंट्स, सिटीजन होते हुए डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ऐसे स्कूल वाले बकवास करते हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है कि रोहिंग्या के बच्चों के चाहे डॉक्यूमेंट हो या ना हो, लेकिन इनका हक है पढ़ने के लिए। अरे हमारे बच्चों का हक नहीं है पढ़ने के लिए, जो हमारे सिटीजन्स हैं पढ़ने, जो स्कूल में वाकई में जाना चाहते हैं। जुडिशरी में जो भी तरीके का करप्शन है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट अगर कोई इस तरीके का लॉ नहीं लेकर आएगी, पता नहीं होगा क्या ये सारी पता देखिए पता सबको है, आम आदमी को सब पता है कि करप्शन कहाँ पे। आप कभी कोई केस होगा नहीं पता होगा, आपको कुछ भी स्टे लेना है या कुछ भी करना है तो वकील भी उसमें पैसे खाएगा, जज भी पैसे खाएंगे, सब लोग ये सब चीजें करते हैं, तो ये सबको पता है। आप कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे वहां पे करप्शन है, आज की डेट में भी है, डेट में है। हाँ। तो ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है, गवर्नमेंट को नहीं पता, लेकिन वही कि आप उसको रोकने के लिए आप सिर्फ नोटबंदी कर दोगे। अब जैसे मान लिया अभी सुनने में आ रहा है कि 500 का नोट बंद कर देंगे और वो मतलब सर्कुलेशन से हटा देंगे, तो आप लेकिन जो टाइम दे रहे हो तो लोग अपना सारा पैसा ठिकाने लगा देंगे। 1 साल का टाइम दे रहे हैं, पूरा 26 मार्च आप एकदम से बंद करो, जैसे वाला किया था तो वो अच्छा था, उसमें भी कायदे से आपको उस तरीके की ढील देनी नहीं चाहिए थी कि जहां आप इतना पैसे जमा कर सकते हो 1.5 लाख। अब बार लेके किसी के पास ज्यादा बैठा हुआ है तो वो दूसरे बंदे के नाम में 1.5 लाख जो है उसमें डिपॉजिट। तो इसका क्या लॉजिक हो रहा है इनका कि अगर ठीक है बड़े करेंसी आप बंद कर देंगे 500 वाले, लेकिन साल भर का टाइम दिया तो इससे करप्शन में क्या मतलब ये कि इनको ये नहीं कि एग्जिस्टिंग करप्शन पकड़ना, आगे के करप्शन रोकने के लिए कि जैसे जब 500 का बंद हो जाएगा, अब मान लीजिए किसी को 1 करोड़ लेना है, अब 100 में लेगा, 100 के नोट की अगर मान लीजिए गड्डियां होंगी तो उसको कितना लगेगा,
तो फिर आप निकाल, जब 2000 का बंद किया तब साथ ही लगे हाथ 500 भी बंद कर देते नहीं हैं। तो लेकिन एकदम से बंद करेंगे तो फिर वही केओस होगा उस चीज पे। पहले ही उस बार कितना लोगों ने बवाल काटा था, मतलब जिनका जिनका अरे बवाल फंसा था, जिनका बवाल, जिनका फंसा था, जो करप्ट लोग अरे थे, वही बवाल काटेंगे, वही फिर से ऑब्वियस सी बात है, काटेंगे। वरना जो अब वो कह रहे हैं डिजिटल सारा ट्रांजैक्शन करो इंडिया में। भाई अमेरिका में, यूरोप में, यहाँ कितनी बड़ी करेंसी होती है, बड़ी करेंसी $100। हाँ, तो वही करना चाहिए। 100 रुपए के ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि हम तो कहते हैं 10 रुपए के ऊपर नहीं होना चाहिए। भाई 100 रुपए की भी आपको क्यों अब चाहिए? मुझे लगता है कि इंडिया में जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन है उतना अमेरिका और यहाँ भी नहीं है, हर जगह यूरोप में भी देखिए उतना भाई, नहीं है। पेटीएम है आपका, जो भी फोन पे, सारा चीजें तो इंडिया में चलती है। अब मतलब एक गरीब से गरीब, इवन कितने सुनने में आता है कि भिखारी लोग उससे पैसा ले रहे थे, ये बेगर्स ले रहे हैं तो पेटीएम से मतलब कोई भी ले सकता है। सच तो में सब्जी वाला जाओ, सब जाओ, छोटी छोटी चीजें तो पेटीएम से हो रही, बड़ी बड़े करप्शन आप बंद पेटीएम कर से दो, नहीं हो सकते, मतलब तो उसके लिए कट बल्कि गया है। मुझे लगता है 100 रुपए भी ज्यादा, 10 रुपए तक आप रखो कि 10 के ऊपर की करेंसी ही नहीं है, या आप जो है नोट भी बंद कर नहीं दो। 100 तक रख लो। नहीं, क्यों 100 क्यों तो ठीक रखना है है। भाई? अगर आप डिजिटल उसको इनकरेज कर रहे हो कि चीजें आपके रिकॉर्ड में आए, तो 100 रुपए भी क्यों छोड़ना? 100 की गड्डियां बनेंगी नहीं, फिर ट्रक लानी पड़ेगी उन लोगों हाँ, तो वही है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि करेंसी नोट ही बंद कर दो, सीधे वो रखो कॉइन्स, अब लेके चलो, जिसको झोले में रख के लेके जाना है। आप झोले में कितना भर लोगे? झोले नहीं है, ट्रकें आएंगी पीछे से, ऐसे अशर्फियां गिरेंगी ऐसे धड़ 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 धड़। ऐसी चीजें करनी चाहिए भाई, कि गवर्नमेंट थोड़ा सा विल पावर दिखाए। तो फ्रेंड्स, आज हमने उन मुद्दों पर या उन सवालों पर बात करने की कोशिश करी जो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दें। तब तक